नमस्कार। कक्षा 12 और कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। आज इसी अध्याय का भाग 2 लेकर हम आपके सामने हैं। भाग 2 को करने से पहले सभी बच्चे भाग 1 को जरूर देख लें, क्योंकि उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया गया है। वो प्रश्न था कि जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकार का प्रश्न जो पैदा हुआ था उसको कैसे सुलझाया गया। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और कैसे उन्होंने देश को संभाला, तो उस भाग में इन चीजों का वर्णन किया गया है। भाग 2 में आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वो है चौथा आम चुनाव 1967। एक महत्वपूर्ण चुनाव था और कांग्रेस को इस चुनाव में काफी झटके लगे थे। अब इस चुनाव में ऐसा क्या हुआ वो आपको इस भाग 2 में बताया जाएगा। तो चौथा आम चुनाव 1967 व्यापक जन असंतोष और विरोधी दलों के एकजुट होने के माहौल में हम आपको पिछले भाग 1 में बता चुके हैं कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बनी तो देश के सामने कई समस्याएं थी, जिसके कारण महंगाई बढ़ने लगी थी और महंगाई बढ़ने से लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा था और उन्होंने हड़ताल और बंद का सहारा लेना शुरू कर दिया था। इसी प्रकार विरोधी दल भी बुद्धिमान हो गए थे। उनको पता लग गया था कि उनको जो वोट डलते हैं वो वास्तव में अलग अलग पार्टियों को डलते हैं, जिसके कारण वो चुनाव में जीत नहीं रही। इसलिए सभी कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हो गए थे। तो व्यापक जन असंतोष और विरोधी दलों के एकजुट होने के माहौल में फरवरी 1967 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चौथे आम चुनाव करवाए गए। इन चुनावों में कांग्रेस को पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का, जो कांग्रेस थी वो पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी, क्योंकि नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी 1964 में। इन चुनावों में पहली बार कांग्रेस ने यह अनुभव किया कि जनता पर उसकी पकड़ ढीली हो रही थी। कांग्रेस को लोकसभा की 520 सीटों में से केवल 283 सीटें मिली। हालांकि उसे सरकार बनाने के लिए बहुमत मिल गया था, तो इस हिसाब से देखें 520 में से 283 सीटें मिली थी। लेकिन अगर पिछले 3 चुनावों का अध्ययन करें तो इस हिसाब से देखें तो ये सीटें काफी कम थी। तो हालांकि उसे सरकार बनाने के लिए बहुमत मिल गया था, लेकिन उसको मिले कुल वोटों का प्रतिशत घट गया था। कांग्रेस को इससे पहले इतने कम वोट और इतनी कम सीटें कभी नहीं मिली थी। कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनाव हार गए थे, जैसे के कामराज, एस के पाटिल, अतुल्य घोष और के बी सहाय जैसे। ये जाने माने नेता थे, शक्तिशाली नेता थे, तो ये भी चौथे आम चुनाव में चुनाव हार गए थे। इन नेताओं के चुनाव हारने से कांग्रेस की छवि को गहरा धक्का लगा, क्योंकि जब बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं तो दल के लिए ये एक शर्म की बात होती है। चौथे आम चुनाव में राज्य स्तर पर कांग्रेस की स्थिति, जिस प्रकार केंद्र स्तर पर बस पूर्ण बहुमत हम कह सकते हैं कि सामान्य बहुमत ही मिला था और कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसी प्रकार राज्य स्तर पर भी देख लेते हैं कि जो चौथे आम चुनाव हुए राज्य स्तर पर कांग्रेस की क्या स्थिति रही। चौथे आम चुनाव में राज्य स्तर पर भी कांग्रेस को भारी धक्का लगा। कांग्रेस 9 राज्यों में अपनी सरकार नहीं बना सकी थी। अंडरलाइन कीजिए ये पॉइंट कि 1967 के चुनाव में कांग्रेस कितने राज्यों में चुनाव हार गई थी या अपनी सरकार नहीं बना सकी थी। 9 राज्यों में अपनी सरकार नहीं बना सकी थी, और ये 9 राज्य थे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास जिसको आजकल हम, और केरल। तो ये राज्य थे जहां पर कांग्रेस जो है वो चुनाव हार गई थी, बड़े राज्य थे और यहां पर कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था। मद्रास जिसको आजकल हम तमिलनाडु कहते हैं में डीएमके की सरकार का बनना। मद्रास जिसे अब तमिलनाडु कहते हैं में एक क्षेत्रीय दल डीएमके और पूरा नाम है द्रविड़ मुनेत्र कषगम, द्रविड़ मुनेत्र कषगम ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। यह पार्टी हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी। यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र सरकार द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे और डीएमके ने उनके इस विरोध का नेतृत्व किया था। चुनावी इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला था। तो 1967 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। मद्रास में एक गैर कांग्रेसी दल को, जिसको डीएमके कहते हैं, पूर्ण बहुमत मिला और उसने पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। बाकी 8 राज्यों में भी विभिन्न राजनीतिक दलों ने आपस में मिलकर गैर कांग्रेसी सरकारें बनाई। उस समय आमतौर पर यह कहा जाने लगा था कि यदि दिल्ली से हावड़ा, हावड़ा मतलब है पश्चिम बंगाल में, यदि दिल्ली से हावड़ा जाने वाली ट्रेन में बैठो तो यह ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी केंद्र शासित राज्य से होकर नहीं जाती है। तो ये आपको दिखा रखे 1967 के चुनाव विधानसभा दिखा रखे हैं। जो पीला आप रंग देख रहे हैं ये वो राज्य थे जहां पर विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत मिल गया था, और जो लाल आप देख रहे हैं ये वे राज्य थे जहां पर 1967 के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। तो यदि कोई व्यक्ति दिल्ली से ट्रेन में बैठता था, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक जाता था, तो उसको कांग्रेस का शासन नहीं दिखता था। राज्यों में कांग्रेस की इस दुर्गति ने लोगों को अचंभे में डाल दिया, क्योंकि भारत के लोगों को केंद्र और राज्य स्तर पर कांग्रेस की सरकार देखने की आदत पड़ गई थी। आम आदमी यह सोचता ही नहीं था कि कभी कांग्रेस को भी सत्ता से अलग किया जा सकता है। तो 1967 का चौथा आम चुनाव, राजनीतिक भूकंप। तो 1967 के आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप कहा जाता है कि भूकंप आ गया था। तो कैसे इसको राजनीतिक भूकंप कहा जाता है, क्यों इसको राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है? इसका कारण यह है कि 1967 के चौथे आम चुनाव को राजनीतिक विश्लेषकों ने राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी है। अंडरलाइन कीजिए, आमतौर पर यह क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कांग्रेस 9 राज्यों में अपनी सरकार नहीं बना सकी थी और केंद्र स्तर पर भी उसे ठीक ठाक ही बहुमत मिला था। 9 राज्यों में कांग्रेस हार गई थी, इसलिए कांग्रेस के लिए एक प्रकार का भूकंप था। इसलिए 1967 के चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है। अगला हमारे पास है 1967 के चुनाव से भारतीय राजनीति में गठबंधन का जन्म। एक नई परिघटना घटित होने जा रही थी और वो था गठबंधन। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि गठबंधन किसे कहते हैं। जब चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत ना मिले और कई दल मिलकर सरकार बनाएं तो इसे गठबंधन कहते हैं। अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है किसी भी दल को और कुछ दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं गठबंधन सरकार या फिर मिलीजुली सरकार। 1967 के चुनाव से गठबंधन की परिघटना सामने आई। चूंकि 8 राज्यों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर संयुक्त विधायक दल बनाया। 8 राज्यों में एक राज्य में तो पूर्ण बहुमत मिल गया था। 8 राज्यों में राज्य ऐसे थे जहां पर किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में जो गैर कांग्रेसी दल थे या गैर कांग्रेसी पार्टियां थी, उन्होंने मिलकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया।
इस कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा जाता है। उदाहरण के लिए पंजाब में उस समय जो संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी उसे पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया। इसमें उस समय के दो परस्पर विरोधी अकाली दल संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप शामिल था। कहने का मतलब ये है कि राज्यों में जब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो जो दूसरे दल थे जिनमें से किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था उन्होंने कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकने के लिए गठबंधन बनाए और इस गठबंधन में ऐसे दल भी शामिल हुए जो वास्तव में एक दूसरे के परस्पर विरोधी थे। और ऐसा ही एक उदाहरण पंजाब में हुआ जहां पर कई दलों ने मिलकर संयुक्त विधायक दल की सरकार बनाई और उसका नाम रखा पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। इसमें उस समय के दो परस्पर विरोधी अकाली दल, एक मास्टर ग्रुप था और दूसरा संत ग्रुप था, वो भी शामिल थी। मतलब 1967 के चुनाव से भारतीय राजनीति में दल बदल का आरंभ, एक नई घटना भी जुड़ने जा रही थी 1967 के चुनाव से, और वो था दल बदल। तो पहले यह जानना जरूरी है कि दल बदल क्या है। दल बदल का अर्थ किसी विधायक जिसको हम एमएलए कहते हैं या फिर संसद सदस्य जिसको हम एमपी कहते हैं द्वारा अपने दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाना है। तो जब कोई विधायक या फिर सांसद अपने दल को छोड़कर अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो इसको दल बदल कहा जाता है। 1967 तक दल बदल को रोकने के लिए कोई कानून नहीं बना था। कानून इसलिए नहीं बना था क्योंकि दल बदल का कोई मामला सामने नहीं आया था। देश और राज्य स्तर पर कांग्रेस की ही सरकार बनती थी। लेकिन 1967 के चुनाव में जब कई राज्यों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो राजनीतिक दलों ने दूसरे दलों के विधायकों को अपने में मिलाने के लिए दल बदल करवाना शुरू कर दिया। इससे भारतीय राजनीति में एक नए वाक्य आया राम गया राम का जन्म हुआ। तो एक नया वाक्य जुड़ा दल बदल से संबंधित और वो था आया राम गया राम। अब ये जान लेना जरूरी है कि आया राम गया राम का वाक्य क्या था, इतना ये प्रसिद्ध क्यों हुआ। आया राम गया राम का वाक्य हरियाणा की देन है। यह वाक्य हरियाणा के तत्कालीन विधायक गयालाल की देन है। 1967 में गयालाल हरियाणा में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बना सकती थी, उनको इतना बहुमत मिल गया था, लेकिन कांग्रेस के एक नेता राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनने के लालच में अपने साथियों के साथ कांग्रेस को छोड़कर विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए गठबंधन और जिसका नाम था यूनाइटेड फ्रंट में शामिल हो गए। इस गठबंधन ने राव वीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया। राव वीरेंद्र सिंह 23 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। पहले तो गयालाल कांग्रेस को छोड़कर गठबंधन में शामिल हो गए, फिर कांग्रेस में लौट आए, लेकिन 9 घंटे के बाद फिर गठबंधन में शामिल हो गए। इस प्रकार से उन्होंने जल्दी जल्दी 3 बार दल बदल किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह ने पत्रकारों को बताया कि जो गया राम था अब आया राम है। इसके बाद से दल बदल के लिए आया राम गया राम के वाक्य का प्रयोग होने लगा। तो इस प्रकार जो आया राम और गया राम का जो वाक्य है वो वास्तव में दल बदल के लिए प्रयोग किया जाता है और ये हरियाणा की देन है, जहां पर एक विधायक ने 1967 में थोड़े समय में 3 बार दल बदल लिया था। धन्यवाद, नमस्कार।